हेलो 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 हेलो। काहे मतवा गया है तुम लोग ने? परीक्षा नजदीक आ गया इसलिए क्या? वाह वेरी गुड। एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सब बढ़िया होगा, ठीक ना? पीटी के लिए क्या टेंशन लेना है यार? 2,89,000 के आसपास रिजल्ट आना है। खा पी के आराम से खाली परीक्षा दे के चल रहा हूँ, उसका तो एगो प्रोसेस है। क्या चल रहा हूँ, सब बढ़िया होगा। खाली दोस्त 75 बनाने की कोशिश नहीं करना, रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा जितना बनेगा उतने बनाना। आ जाओ इधर। ये रोशन मास्टर मेरा सब टाइम खा जाता है। कहते हैं ध्वनि का पिच देखो, चला एकदम एकदम आराम से समझने की चेष्टा करना। शुरू हो जाए ना। देखो ध्वनि के लक्षण एकदम पूछवे करेगा। ध्वनि के लक्षण कहेगा ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, इसके कारण धीमा या क्या होता है, प्रबल। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर, जिसके कारण ध्वनि धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है। धीमा या क्या सुनाई पड़ता है, प्रबल सुनाई पड़ता है। और एक होता है तारत्व। क्या होता है, तारत्व। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, और इसके कारण ध्वनि मोटा या क्या होता है, पतला। ये वो चीज ध्यान रखना, मोटा ध्वनि होगा तो तारत्व और आवृत्ति कम, अब पतला होगा तो ज्यादा। जैसे लड़कियों की आवाज पतली होती है ना, पतली होगा तो उसका तारत्व या आवृत्ति क्या होगा, अधिक। बोलो हाँ, बोलो ना। अगर मोटा ध्वनि होगा तो तारत्व का मान क्या होगा, कम की ज्यादा। मोटा ध्वनि होगा तारत्व का मान क्या होगा, कम। बोलो हाँ। ध्वनि की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या है, वाट बटा मीटर स्क्वायर। और इसका व्यवहारिक मात्रक क्या है, व्यवहारिक मात्रक क्या है रे, डेसिबल। डब्ल्यूएचओ के अनुसार कितना डेसिबल तक की ध्वनि मनुष्य के कान के लिए हानिकारक नहीं है, 45 डेसिबल। कितना डेसिबल। और एक होता है अधिस्वर। ध्वनि का तीसरा लक्षण है अधिस्वर। अधिस्वर किस पर निर्भर करता है, ओवरटोन पर। किस पर निर्भर करता है, ओवरटोन पर, जिसके कारण आप गायकों की आवाज में अंतर कर पाते हैं, वाद्य यंत्रों की आवाज में अंतर कर पाते हैं, परिचितों की आवाज में अंतर कर पाते हैं। ये वो चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, ध्वनि की जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का क्या होती है, समानुपाती। ध्वनि की तीव्रता किसके समानुपाती, आयाम के वर्ग का। ध्वनि की तीव्रता किसके समानुपाती, ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का क्या होता है, समानुपाती। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का क्या होता है, समानुपाती। ध्वनि की तीव्रता आयाम आयाम अगर तिगुना होगा, दिखाई गुना होगा, 9 गुना। तीव्रता किस पर निर्भर करता है, आयाम पर। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। और ये धीमा या क्या होता है, प्रबल, किसके कारण, तीव्रता के कारण। तारत्व मोटा या पतला, मोटा होगा तो तारत्व क्या होगा, कम। जैसे लड़कों की आवाज मोटी होती है, उसका तारत्व क्या होगा, कम। अधिस्वर गुणता, अधिस्वर ने गुणता, गुणता जो है वो निर्भर करता है ओवरटोन पर। ओवरटोन को ही हम लोग अधिस्वर कहते हैं। गायकों की आवाज में अंतर, किसमें, किसके आवाज में अंतर, गायक, वाद्य यंत्र और परिचित के आवाज में अंतर किसके कारण होता है, गुणता के कारण। किसके कारण होता है, गुणता के कारण। हो गया। ध्वनि की तीव्रता का सही मात्रा क्या है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर। व्यवहारिक मात्रा क्या है, डेसिबल। व्यवहारिक मात्रा क्या है, डेसिबल। बढ़े, अरे बढ़े। 1 डिग्री सी अगर ताप बढ़ाओगे ना तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। याद रखना, 1 डिग्री सी ध्वनि का वेग बढ़ाओगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री सी ताप बढ़ाओगे ध्वनि का वेग बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 डिग्री सी अगर ध्वनि का वेग बढ़ाओगे तो कितना, 1 डिग्री सी ताप बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड। मीटर में छोटा ना होगा, सेंटीमीटर में क्या होगा, बड़ा होगा। 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड। हो गया। अरे बोलो। अरे भाई मेरे कहते हैं ध्वनि का पिच, पिच बोले तो तारत्व ना, तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी, तीव्रता बोले तो इंटेंसिटी। किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला, ध्वनि की दृढ़ता, जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण, दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि। क्या कहते हैं इसको, प्रतिध्वनि कहते हैं। देखो ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी 16.6 मीटर या कितना मीटर, 17 मीटर। ये देगा तो ये मारना, ये नहीं देगा तो ये मारना। बोलो हाँ। पहला ऑप्शन ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। और प्रतिध्वनि किसका एग्जाम्पल है, परावर्तन का। किसका एग्जाम्पल है, परावर्तन का एग्जाम्पल है। प्रतिध्वनि किसका एग्जाम्पल है, परावर्तन का। अनुरणन भी परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। बताओ, ध्वनि अवशोषक पदार्थ के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ध्वनि अवशोषक पदार्थ के रूप में हम लोग, ध्वनि अवशोषक पदार्थ के रूप में हम लोग एकॉस्टिक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एकॉस्टिक का। सबसे अच्छा एकॉस्टिक कौन है, कॉर्क, मोटा पर्दा, खुरदरी दीवार, प्लाईवुड, ये सब क्या है, एकॉस्टिक है। ग्रीन मफलर परियोजना का संबंध किससे है, ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से भी और प्रकाश से भी, ध्वनि से भी और प्रकाश से। अगर कोई तुमसे दूर जा रहा है ध्वनि उत्पन्न करते हुए, या तुम्हारी ओर आ रहा है, या किसके प्रभाव से समझा जाएगा, किसके प्रभाव से, डॉपलर प्रभाव। तुम्हारी ओर आएगा ज्यादा सुनोगे, तुमसे दूर जाएगा कम सुनो। और ये किसके प्रभाव से समझ में आएगा, डॉपलर प्रभाव से। किसके प्रभाव से, डॉपलर प्रभाव से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहते हैं इंफ्रारेड तरंग। ये वो चीज एकदम ध्यान रखना दोस्त मेरे, कुछ नहीं सोचे बिना। अनुदैर्घ्य तरंग बोले तो कौन तरंग, ध्वनि तरंग, या कौन तरंग, दाब तरंग,
या कौन तरंग? दाब तरंग। और इसका वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। अनुप्रस्थ तरंग बोले तो, प्रकाश तरंग बोले तो, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इस सब का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल यही ना है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जो किसने खोजा था? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल। यांत्रिक तरंग की अगर हम बात करें, यांत्रिक तरंग कहते हैं ध्वनि तरंग को, जिसमें कंपन हो, जिसमें कंपन होगा उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं, जिसमें कंपन हो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। और एक एग्जांपल होता है ध्वनि तरंग। कौन तरंग? ध्वनि तरंग का एग्जांपल होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट आपको भी पता है, कौन रे? गा ए प द्रि अ शु रे दी, जिसमें तुमको पूछेगा गामा किरण कैंसर के उपचार में, टूटी हड्डियों की जांच में एक्स किरण। एक्स किरण की खोज के लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? रोएंटजेन को। अदृश्य लिखाई देखने के लिए, डुप्लीकेट दस्तावेज की जांच के लिए पराबैंगनी किरण। दृश्य किरण देखने के लिए अवरक्त किरण। सूर्य से आने वाली गर्म किरण कौन किरण? अवरक्त किरण। सूक्ष्म किरण ओवेन में यूज करते हैं। रेडियो और दीर्घ तरंग दूर संचार में प्रयोग किया जाता है। और आपको पता होगा इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है। अब बाद बाकी सब क्या होता है? घटता है। यांत्रिक तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें कंपन होता है, इसलिए ध्वनि तरंग कौन तरंग है? यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग के बारे में अगर कहेगा तो ये विक्षोभ के साथ आगे बढ़ती है। किसके साथ आगे बढ़ती है? या संपीड़न और विरलन के साथ आगे बढ़ती है। संपीड़न वहां होता है जहां दबता है, और विरलन वहां जहां दाब अधिक वहां संपीड़न है, जहां दाब कम होगा वहां विरलन। कहता है इंफ्रारेड तरंग। इंफ्रारेड बोले तो अवरक्त, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। बोलो हाँ। अनुदैर्घ्य तरंग कौन तरंग है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग कौन तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग या दाब तरंग। 332 मीटर पर सेकंड। अनुप्रस्थ तरंग में प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8। रोमर ने पता लगाया था। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसमें कंपन होता है, जैसे ध्वनि तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया गा ए प द्रि अ शु रे दी, गामा एक्स पराबैंगनी सेवरक सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ। जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है सब कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। इधर से इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? गामा का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होगा? दीर्घ का। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? गामा का। टूटी हड्डियों की जांच में एक्स का। दवाओं की जांच में एक्स किरण। मेटल डिटेक्टर में एक्स किरण। जल के शुद्धिकरण में पराबैंगनी किरण। रिमोट से निकलता है अवरक्त किरण। सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त किरण। वो हाथ में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त किरण। बोलो इतने चलाकर पूछता है। अच्छा इंफ्रारेड क्या है? दोनों दिया है। हाँ तब विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और ये अनुप्रस्थ भी है, लेकिन इंफ्रारेड क्या है तो मारेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। इंफ्रारेड क्या है तो क्या मारेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो नहीं विद्युत चुंबकीय तरंग का ही ना लिस्ट है। इंफ्रा मतलब अवरक्त, और ये कैसा तरंग है पूछेगा तब मारेंगे अनुप्रस्थ। पढ़े? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितने देर तक रहती है? 0.1 सेकंड। ध्वनि और प्रकाश दोनों जो है मस्तिष्क में कितने देर तक रहती है? 0.1 सेकंड बोलो या 1/10 सेकंड बोलो। आंसर बता क्या हो जाएगा? 0.1 सेकंड। इसको दृष्टि निर्बद्धता या श्रुति निर्बद्धता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो रेडार और सोनार से एक क्वेश्चन रहने की संभावना प्रबल है, इसलिए हम ये टॉपिक दिए हैं। बढ़िया से देख लो। सोनार का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, रेडार का भी ये रहा। देखो रेडार और सोनार से एक क्वेश्चन रहने की संभावना प्रबल है, इसलिए हम ये टॉपिक दिए हैं। बढ़िया से देख लो। सोनार का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, रेडार का भी फुल फॉर्म सबको पता होगा। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। लेजर उद्दीपन उत्पन्न करता है। लेजर क्या उत्पन्न करता है? उद्दीपन। सोनार ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये भी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और ये जल में वस्तुओं को खोजता है, और ये कहां पर? स्थल पर वस्तुओं को खोजता है। और इसमें पराश्रव्य तरंग, पराबैंगनी है कौन तरंग? पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग किसको कहते हैं? जिसकी ध्वनि 20,000 से हर्ट्ज से अधिक है। और इसमें जो है रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। कौन तरंग का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी ने मारना, सोनार में पराश्रव्य तरंग मारना। पराश्रव्य तरंग कहेगा कैसे उत्पन्न होता है तो कहेंगे दाब वैद्युत प्रभाव से, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, या गॉल्टन नाम के वैज्ञानिक ने सीटी मारकर, गॉल्टन की सीटी से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है। जो 20,000 हर्ट्ज से क्या है? ज्यादा। अब 20 हर्ट्ज से कम होगा तो क्या होगा? अब श्रव्य। 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा श्रव्य। 20 से 20,000 हर्ट्ज होगा श्रव्य। ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी 4 था तो ये वही होता। 4 को क्वेश्चन साइंस का था तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी तक 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला जो मामला था। 20,000 हर्ट्ज को हम लोग एक और क्या करते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को क्या कहते हैं? 20 किलो हर्ट्ज। हो गया? हाँ उद्दीपन मतलब चमक। लेजर लाइट उद्दीपन उत्पन्न करता है। आंसर बताओ इसका क्या होगा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 3 नंबर ना। अगला कहते हैं ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है। अभी तुरंत बता दे। कंपन, कंपन के कारण कहे, विक्षोभ के कारण कहे, या संपीड़न और विरलन के कारण कहे। ध्वनि उत्पन्न होता है कंपन के कारण, विक्षोभ के कारण, संपीड़न और विरलन के कारण। और प्रकाश ऊष्मा उत्पन्न होता है, पीछे भी बताया, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण? अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण। अणुओं की क्या के कारण? औसत गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है कौन? ऊष्मा। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के कारण क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। कंपन के कारण क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। विक्षोभ के कारण क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। संपीड़न और विरलन के कारण क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। सही है।
हवा में ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य ना, अनुदैर्ध्य ना, अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य होगा तो कितना डिग्री? सीधा। और सीधा होगा तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। अनुप्रस्थ होगा तो लंबवत, ऐसा ना, लंबवत होगा तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। और ध्वनि तरंग पूछेगा तो क्या मारेंगे? अनुदैर्ध्य। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो क्या मारेंगे? क्या मारेंगे रे? अनुप्रस्थ। इसका वेग कितना होता है? 332, अभी तुरंत बताएं, 332 मीटर पर सेकंड। इसका वेग कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा। सीधा बोले तो कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री बोले तो समानांतर, 0 डिग्री बोले तो समानांतर। अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा। टेढ़ा बोले तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री बोले तो बाद बाकी में आ जाएगा सब। प्रकाश तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऊष्मीय विकिरण, विद्युत धारा, सब अनुप्रस्थ तरंग है और ये 90 डिग्री पर दोलन करता है। इसका वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बढ़िया हो। अगला केमिस्ट्री के हम चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व है कोई एक्स, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 288, यही ना है? पता है डैश में स्थित है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, एक्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 है तो एक्स 8 8 16 2 18, 18 बोले तो आर्गन है ही। एक्स क्या है? एक्स क्या है? 18 आर्गन ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कक्षा की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 1 2 3, और कक्षा की संख्या ही आवर्त होता है, तो आवर्त कितना हो गया? 3। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8, और संयोजकता अगर 5 6 7 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से 8 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? 0। कक्षा की संख्या 3, आवर्त कितना? 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, संयोजकता ये जो बाह्यतम कक्षा में होगा वही ना संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता 8 में से 8 गया 0। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा तो वही संयोजकता होगा, लेकिन अगर 5 6 7 8 होगा तो 8 में से घटा देंगे। अब बताओ कोर इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा तो कोर इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यानी बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बच गया वो कोर इलेक्ट्रॉन होता है। 8 2 10। अगर पूछ लेगा वर्ग कहवा, तो वर्ग देखो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही वर्ग होता है, तो वर्ग कहवा? 8वां, कहवा? 8वां। एक बार फिर से देखो, 8वें वर्ग को ही 18वां वर्ग भी ना कहते हैं। एक बार बढ़िया देख लो, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो वही संयोजकता होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो 8 में से घटा देंगे, संयोजकता आएगा। कहते हैं कक्षा की संख्या कितनी? आवर्त कितना? कक्षा की संख्या ही आवर्त होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8, संयोजकता हो गया 8 में से 8 गया 0, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया इसको छोड़ के जो बच गया 10, वर्ग की संख्या क्या है? 8, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही वर्ग होगा 8, और 8 में कोई क्या कहते हैं? 18, 8 में कोई क्या कहते हैं? 18। इतनी बातें तो इससे क्लियर है कि भैया आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना वाले तत्व डैश डैश में स्थित है, कैवें समूह में स्थित है? 18। इतना करने की जरूरत नहीं है, जैसे जोड़ लेते हैं हम 8 8 16 2 18, 18 हो गया आर्गन, आर्गन कैवें में? 18 में। थोड़ा चारे को याद रखना, फर्स्ट एक को क्षारीय धातु, फर्स्ट एक को क्षारीय धातु, सेकंड एक को क्षारीय मृदा धातु, सेकंड एक को क्षारीय मृदा धातु, सेकंड एक को क्षारीय मृदा धातु, फर्स्ट एक को क्षारीय धातु, सेकंड एक को क्षारीय मृदा धातु, सेवेंथ एक को हेलोजन। क्या मैडम बोलिए ना, खा के मोटेले जा रही। तनिक ऊर्जा खर्च भी करो, ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, नष्ट नहीं हो रहा है। एकदम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कृपया ना चले, मेहनत करें। कहते हैं दोस्त मेरे कि कहां थे हम? फर्स्ट डे को क्षारीय धातु कहते हैं, सेकंड डे को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, सेवेंथ डे को हेलोजन कहते हैं, एट्थ डे को अक्रिय गैस, आप फर्स्ट बी को सिक्का धातु, फर्स्ट बी को सिक्का धातु। बताओ एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड जो है तत्व वो डी ब्लॉक में कि एफ ब्लॉक में? लेंथेनाइड डी ब्लॉक में, एक्टिनाइड भी डी ब्लॉक में, उसके बाद वाला एफ ब्लॉक में। पता है कि बोलिए? अरे बाबू अगला बता, कहता है दी गई अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। वाह रे बाबू, देखो इसका अभिक्रिया पकड़ने का हम तुमको छोटा छोटा जुगाड़ 2 4 5 को बता देते हैं, बढ़िया समझना। कितना बार बताएं? अगर 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 संयोजन अभिक्रिया को पकड़ना है ना, एक लाइन में समझना, एकल उत्पाद बनेगा। क्या उत्पाद बनेगा? एकल उत्पाद बनेगा। तो कौन अभिक्रिया? संयोजन। एकल उत्पाद बनेगा संयोजन। जैसे ए और बी मिलके क्या बना देगा? एक के वो प्रोडक्ट रहेगा, समझ लेना, संयोजन अभिक्रिया है। बोलेंगे संयोजन को ही संकलन भी कहते हैं, संयोजन को ही क्या कहते हैं? संकलन। उसके बाद है वियोजन। क्या है दोस्त मेरे? वियोजन। वियोजन का ही दूसरा नाम क्या है? अपघटन। क्या है? अपघटन। अपघटन में एक उत्पाद टूटेगा, बनेगा नहीं। एक उत्पाद क्या होगा? टूटेगा ना। एक उत्पाद टूट के कितनों बन सकता है? एक उत्पाद टूटेगा और कितनों बन सकता है, लेकिन टूटेगा एक को, तो हो जाएगा वियोजन। एक को बनेगा। तुम देखना प्रोडक्ट में एक को है तो समझ लेना संयोजन है, देख लेना एक को टूट के 2 को बन रहा है, क्या समझ लेना? वियोजन। क्या समझ लेना? वियोजन। आइए वो चीज सबको पता होगा, संयोजन अभिक्रिया में जुटता है मतलब कुछ मिलेगा, मिलेगा मतलब उष्मा क्षेपी। अपघटन अभिक्रिया मतलब टूटना है तो उष्मा देना होगा, ये होगा उष्मा शोषी। सिंगल उत्पाद बनेगा संयोजन, और सिंगल उत्पाद टूटेगा तो क्या होगा? वियोजन। प्रकाश की उपस्थिति में AgCl टूटता है, Ag+ Cl- में तो क्या हो जाता है? प्रकाशीय अपघटन। उष्मा की उपस्थिति में CaCO3 लेड नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट टूटता है तो उसमें अपघटन। अब विद्युत धारा की उपस्थिति में टूटता है H2O तो विद्युतीय अपघटन। देखो दुए को तरह पूछा, बाकी सब उष्मा की उपस्थिति में टूटता है, दुए को है जो प्रकाश और विद्युत की उपस्थिति में टूटता है। कौन कौन?
देखो AgCl ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है, और वो H2O ये किसकी उपस्थिति में टूटता है? विद्युत की उपस्थिति। AgCl किसकी उपस्थिति में टूटता है? प्रकाश। H2O किसकी उपस्थिति में? विद्युत की। AgCl प्रकाश, H2O विद्युत। AgCl प्रकाश, H2O विद्युत। AgCl प्रकाश, H2O विद्युत। AgCl प्रकाश, H2O विद्युत। बाकी जितना सब ऊष्मीय अपघटन है, जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3 ये ऊष्मीय अपघटन है। लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल 2 ये ऊष्मीय अपघटन है। PbNO3 हॉल 2 ये कौन अपघटन है? ऊष्मीय अपघटन है। और अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 ले लो, ये भी कौन अपघटन है? कौन अपघटन है? ऊष्मीय। ऊष्मीय अपघटन को त्रिभुज के द्वारा निरूपित किया जाता है। क्लियर है? एक उत्पाद बनेगा, कौन अभिक्रिया? संयोजन। एक टूटेगा, वियोजन। क्लियर है? AgCl का टूटना प्रकाशीय अपघटन, H2O का टूटना विद्युतीय अपघटन, CaCO3 लेड नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट का टूटना कौन अपघटन? ऊष्मीय अपघटन। बोलो हाँ, बोलो हाँ। पढ़े? एकल उत्पाद बनेगा, संयोजन। संयोग किया मतलब कुछ मिलेगा, मतलब ऊष्माक्षेपी। अब वियोजन होगा तो ऊष्माश्वसी। बोलो हाँ, बोलो हाँ। एक चीज ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का? विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एगो एकल, एगो क्या? द्वि। एकल विस्थापन में AB C से अभिक्रिया करेगा, AC प्लस B। द्विविस्थापन में AB CD से अभिक्रिया करेगा, AC प्लस BD। द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप कैसा बनता है? ठोस। गैस का निर्माण नहीं होता है। गैस का निर्माण होता है? गैस का निर्माण नहीं होता। अवक्षेपण अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेरियम सल्फेट का रंग सफेद होता है, लेड आयोडाइड का रंग पीला। लेड आयोडाइड पीला, बेरियम सल्फेट सफेद। NO2 भूरा, NO2 का रंग भूरा, NO2 का रंग भूरा। ये जो अवक्षेप है दोस्त मेरे, ये जान लो, बेरियम सल्फेट का रंग कैसा? सफेद ना। लेड आयोडाइड का रंग कैसा? लेड आयोडाइड का रंग कैसा? भूरा। लेड आयोडाइड का रंग कैसा? पीला। Ag प्लस प्लस का रंग कैसा? स्लेटी। Ag प्लस प्लस का रंग कैसा? स्लेटी। और की बचा? NO2 का रंग कैसा? NO2 कब बनता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। किसको गर्म किया जाता है? लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है? NO2। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा। NO2 का रंग कैसा होता है? भूरा। बोलो, बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है? सफेद। लेड आयोडाइड का पीला। Ag प्लस प्लस स्लेटी। NO2 का रंग कैसा? भूरा। NO2 का रंग कैसा? भूरा। NO2 भूरा, NO2 भूरा, बेरियम सल्फेट सफेद, लेड आयोडाइड पीला, Ag प्लस प्लस स्लेटी। NO2 का रंग भूरा। Ag2S का रंग कैसा? अरे सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड बनता है, काला ना। H2S का रंग कैसा? कैसा? हरा। ये किसके ऊपर परत जमता है? Ag। आई किसके ऊपर परत जमता है? कॉपर। अल्युमिनियम को एनोडीकृत किया जाता है किसके द्वारा? Al2O3 के द्वारा। Al2O3 एक उभयधर्मी है। Al2O3 क्या है? उभयधर्मी। Al2O3 क्या है? उभयधर्मी। अल्युमिनियम को क्या एनोडीकृत किया जाता है, एक परत चढ़ाया जाता है, किसका? Al2O3 का। Al2O3 कैसा है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 ZnOPbO2 यही उभयधर्मी है। Al2O3 ZnOPbO2 यही उभयधर्मी है। Al2O3 ZnOPbO2 यही उभयधर्मी है। Al2O3 ZnO और PbO2, Al2O3 ZnO और PbO2, Al2O3 ZnO और PbO2, Al2O3 ZnO और क्या? PbO2। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो ऊष्मा देगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो ऊष्मा लेगा। जितना डिटर्जेंट, सीमेंट, अम्ल, क्षार, ये सब क्या है? ऊष्माक्षेपी। ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया ऊष्माशोषी। ऊर्ध्वपातन ऊष्माशोषी, पक्का। वाष्पीकरण भी ऊष्माशोषी, अपघटन भी ऊष्माशोषी, क्योंकि अपघटन तब ना होगा जब गर्माएगा। गर्माएगा तब ना जो ऊष्मा ग्रहण करेगा। अपघटन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी। अपघटन अभिक्रिया ऊष्माशोषी। अपघटन अभिक्रिया ऊष्माशोषी। संयोग करेगा तो देगा तो ऊष्माक्षेपी। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और क्या बनाएगा? जल। अम्ल और क्षार ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना। अब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर बनाता है NaCl। NaCl एक उदासीन लवण है। बोलो, कहते हैं दोस्त मेरे, ये बताओ, एकल विस्थापन ना? एकल विस्थापन नहीं है तो विस्थापन मार देंगे। NaCl एक उदासीन लवण है। बोलो, कहते हैं दोस्त मेरे, ये बताओ, एकल विस्थापन ना? एकल विस्थापन नहीं है तो विस्थापन मार देंगे। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके उत्पन्न गैस, जब ये सोडियम, देखो जितना सोडा है, हम बार बार कहते हैं, कौन गैस देगा? CO2। CO2 कैसा होता है? अम्लीय। चूने के पानी को दूधिया कौन करेगा? कौन करेगा? CO2। ये आग बुझाने में काम आता है। आग बुझाने में काम आता है। अधिक प्रदूषण कौन सा उपलब्ध है? अरे अधिक प्रदूषण कौन सा उपलब्ध है? CO2। और सबसे जहरीला प्रदूषण कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? अम्लीय वर्षा SO2 या क्या? NO2? अम्लीय वर्षा SO2 या NO2? जितना सोडा है कौन गैस देगा? CO2। CO2 कैसा होता है? अम्लीय। चूने के पानी को क्या करेगा? दूधिया। आग बुझाने में किसका उपयोग? CO2 का। बिजली से लगी आग, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अधिक प्रदूषण कौन है? CO2। जहरीला प्रदूषण कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में तेजी से क्या करता है? घुलनशील होता है। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोला हो राजा हमर। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ये मार दें, यहाँ पर एरो होगा। द्विविस्थापन और अवक्षेपण मार दें, क्योंकि यहाँ अवक्षेप बन रहा है CaCO3 चूना।
जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन, एकदम याद रखो चला, CaOH ऑल 2, यानी ये बुझा चूना, क्या बुझा, बुझा चूना, इसी को हम लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं इसको, स्लैग्ड लाइम ना। एक होता है CaO, इसको क्या कहते हैं, अनबुझा चूना। क्या कहते हैं इसको, अनबुझा चूना ना, अनबुझा चूना। इसको और क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसको, क्विक लाइम। क्या कहते हैं इसको, क्विक लाइम। जब CaO यानी अनबुझा चूना CO2 से भी क्रिया करेगा, CaCO3 बनाएगा, और अगर CaOH ऑल 2 जो है यह अभिक्रिया करेगा केकरा से, क्लोरीन से, तो ये दे देगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl इंटू Cl, और इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ORH तो बुझ जाएगा, बुझा चुना कोई का दूसरा नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम। याद रखना, स्लैग्ड का स्पेलिंग बड़ा है तो CaOH ऑल 2 भी बड़ा है, क्विक का स्पेलिंग छोटा है, CaO भी क्या है, छोटा है। ORH रहेगा तो बुझ जाएगा, चूंकि जल का निर्माण कर देगा, खाली O रहेगा नहीं बुझेगा, या अनबुझा चुना है, इसी को हम क्विक लाइम कहते हैं, बुझा चुना। यह है क्या, स्लैग्ड लाइम। बोलो हाँ, बुझेगा मतलब CaOH ऑल 2, अनबुझा होगा मतलब CaO। एक लड़का कहता है सर आप इतना पढ़ा दिया, कट ऑफ 10 नंबर बढ़ जाएगा। ये कहता है सर आपके मुंह से जब ही निकल रहा है सब अमृते हैं। बाबू ये अमृत पहले से ग्रहण करता ठीक रहता अभी लास्ट टाइम में ये अमृत का अगर आदत नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं, एकाएक पहली बार दारू पी लोगे तो क्या होगा, जुल्मे होगा। देखो हम बार बार कहते हैं, कभी भी हम जितना भी पढ़ा रहे हैं सिर्फ तो रिवीजन करवा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली तो स्ट्रांग है ना। जे चोट्टा चोर ये 10 दिन के क्लास से फंसाएगा, रेलवे में कभी नहीं फंसेगा। इतना हम पहले ही बता दिया, अभी भी बता दे। कोई भी ऐसा है चला के 10 दिन पढ़ा के तुरंत नौकरी दिलवा देगा। इतना दिन से जो हम लोग छोटा 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 टुकड़ा में बहुत सारा चीज पढ़े हैं, क्या आप उन सारी एक्टिविटी में थे या नहीं थे, ये खुद से पूछिएगा, तब कहिएगा फंसा कि नहीं फंसा, ठीक ना। अभी जो हम तेरा पढ़ा रहे हैं, चला रामायण नहीं है ना बता रहे हैं तेरा, ये सब कंटेंट ऐसा तो नहीं ना कि सब के अलावे कुछ पूछेगा जो हमारा पता नहीं है, जो मतलब तोरो ने पता है, हमारा वो मास्टर के नाम बताओ, किताब के नाम बताओ, वह पढ़ा देते हैं। हम तो तेरा NCERT के A to Z करवा दिए, जितना टाइप है सब करवा दिए, लेकिन तैयो तो एग्जाम हॉल से निकलेगा ना 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 ना। अरे तो हम ही की कर रहे हैं, रामायण चल रहा रे, ये क्या है, कंटेंट ही ना है। एक मतलब जितना कंटेंट हम बक रहे हैं, हमको लगता है खाली 10 दिन के क्लास में 3000 लाइन बक दिए हूं, मतलब एक मतलब वो 3000 के अलावा ऐसा ऐसा लाइन हम दे रहे हैं, तो राजे कभी नहीं पूछेगा, यही ना होगा। लेकिन तुम करेगा क्या, छोटा जेकरा पहले से नहीं पढ़ा ले, बुझा को अनबुझा, अनबुझा को बुझा, हम कितनों कह देंगे वो अच्छा बुझ जाएगा, कहेगा बुझेगा कैसे, अनबुझा है। आई देखो देखने से लग रहा है बुझा चुना क्लोरीन से विक्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, इसका CH3COH, इसको हम लोग मीथेनोइक एसिड कहते हैं। तू को कार्बन है ना, मीथेनोइक एसिड कहते हैं, और ये विनेगर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाता है, उदर में। कहां पाया जाता है, उदर में पाया जाता है। पता होगा दोस्त मेरे, आयरन सल्फेट FeSO4, CuSO4, ZnSO4, ये पता है कि नहीं है। एक होता है ब्लू विट्रियल, एक होता है ग्रीन विट्रियल, एक होता है व्हाइट विट्रियल। बताओ WXYZ हो जाएगा व्हाइट विट्रियल। W के जस्ट बगल में कौन है, Z। आप C के जस्ट बगल में कौन है, B। F के जस्ट बगल में कौन है, G। यानी आयरन सल्फेट हो जाएगा G ABCDEFG BC WXYZ। तो यानी आयरन सल्फेट हो गया ग्रीन विट्रियल, कॉपर सल्फेट हो गया ब्लू विट्रियल, जिंक सल्फेट हो गया व्हाइट विट्रियल। एक चीज और ध्यान रखना, एक में 5 H2O होता है। कितना H2O होता है, एक में 7 H2O होता है। कितना H2O होता है, 7 H2O। एक में कितना H2O, 7 H2O होता है। और सोडियम कार्बोनेट जो वॉशिंग सोडा है वो होता है Na2CO3 इंटू 10 H2O। इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और एक होता है जिप्सम, जिप्सम बोले तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, बोलन रे। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ना। एकरा जब 100 पर गर्म करबो तो मिल जातो, जिप्सम को 100 पर गर्म करेंगे क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद ना रहते याद रखना, वो जो दोनों पी को आधा आधा बांट रहा है, इसलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आधा हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, दुगुना हो जाएगा तो जिप्सम, दुगुना हो जाएगा तो जिप्सम। हो गया, अरे हुआ। F के बगल में कौन है, G, तो ग्रीन विट्रियल यानी हरा। C के बगल में कौन है, B। Z के बगल में कौन है, W। ये पता है ना। अगला, ध्राण का मतलब गंध होता है। ध्राण का मतलब क्या होता है, गंध। ध्राण का मतलब क्या होता है, गंध। मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया, श्वसन तो दहन है हो, दहन है तो क्या हो जाएगा, उस्मान छेपी। रेडॉक्स मतलब जगह में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो, जगह में ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी हो। एक होता बफर विलियन, वैसा विलियन जिसमें अम्ल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर अम्लीयता और क्षारीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम कौन विलियन कहते हैं, बफर विलियन। रेडॉक्स विक्रिया वो विक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा अवकरण भी हो। ऑक्सीकरण उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुटता, हाइड्रोजन हटता, इलेक्ट्रॉन का त्याग। अवकरण इसका उल्टा होता है। अगला मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है, कौन है रे, हीमोग्लोबिन। मेलानिन के कारण त्वचा का क्या होता है, रंग। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का उत्प्रेरक कौन है, कौन है रे, क्लोरोफिल। पादप कितना % ऊर्जा ग्रहण करता है, 1%। नीचे से ऊपर जाने पर प्राथमिक उपभोक्ता, और ये सब में 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। ये दिया था कौन, लिंडमान। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की, एक दिशीय की द्विदिशीय,
एक दिवसीय ये लिंडमान ने दिया था कि नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा 10% प्रयोग में लाई जाएगी। मनुष्य प्राथमिक की द्वितीय दोनों उपभोक्ता, प्राथमिक भी और द्वितीय। ध्वनि वायु में गमन करती है, ध्वनि वायु में गमन करती है। अभी तुरंत बताए तो ध्वनि वायु में गमन करती है। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, सीधा मतलब समानांतर, समानांतर मतलब 0 डिग्री। व्हाट इज आंसर? यहां तो जाकर विक्षोभ के कारण गमन करती है, संपीड़न और विरलन के कारण गमन करती है। संपीड़न और किसके कारण गमन करती है? विरलन के कारण गमन करती है। कौन? वायु। वायु किसके कारण गमन करती है? संपीड़न और विरलन या विक्षोभ के कारण वायु गमन करती है। बोलो हाँ। किसी संगीत समारोह में वृंदवाद बजाने के पूर्व कोई सितार वादक, कोई सितार वादक, हाँ किसका डी हो गया? किसका? क्या है डी? कौन के विक्षोभ दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन कर, कौन एवं कौन थोड़े गमन करता है रे? हम अभी बोल रहे हैं तो कौन यहां से वहां उठ के जा रहा है? सिर्फ संपीड़न और विरलन के कारण विक्षोभ आगे बढ़ता है, ये आंसर होगा। कौन जाता है? हम अभी बोल रहे थे यहाँ का कण तो वापस जा रहा है, टकला। हम अभी बोल रहे थे यहाँ का कण क्या वहां जा रहा है? तुम्हारे पास जा रहा है, तो पता चला सही कौन कहां जाएगा? सिर्फ विक्षोभ गमन करता है। क्या गमन करता है? विक्षोभ। अगला देखो क्या कहता है, किसी संगीत समारोह में वृंदवाद कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए एक डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? क्या होगा आंसर? ए की बी की सी। सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ मिलाता है। आवृत्ति मतलब मोटा पतला की धीमा प्रबल? मोटा पतला। आवृत्ति तारत्व पर निर्भर करता है जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला होता है। सही है। अगला ठोस और गैस, ये तो चला महाबीबीआई टॉपिक बढ़िया देख लो। प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसका? ठोस का। सबसे कम किसका? द्रव का। सबसे कम किसका? गैस का। तो ध्वनि का वेग भी सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना? 0। ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ये वो चीज ध्यान रखना। ये आंसर बताओ, ठोस और गैस माध्यम में जाते समय ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, घट जाएगा। ठोस से गैस में जाओगे, ठोस से गैस में जाओगे तो घट ना जाएगा। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है क्वार्ट्ज कांच में। किसमें होता है? सबसे अधिक ध्वनि का वेग क्वार्ट्ज कांच में होता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्वनि का वेग समानुपाती होता है ताप के, प्रत्यास्थता के और किसके? आर्द्रता के। और ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। ध्वनि का वेग गैसों के अनुभार के वर्गमूल का क्या होता है? गैस के अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाकी देखो ताप, प्रत्यास्थता, आर्द्रता तीनों के समानुपाती होता है। ताप पर निर्भर नहीं करता। गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है, घटने से बढ़ता है। सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें होगा? हाइड्रोजन का, गैस में, क्योंकि उसमें सबसे उसका द्रव्यमान सबसे कम है। सबसे अधिक ध्वनि का वेग किसमें? हाइड्रोजन में, क्योंकि उसमें अनुभार उसका सबसे कम है। प्रत्यास्थता सबसे अधिक किसमें? ठोस में, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। बताओ ईटा में ज्यादा ध्वनि का वेग कि वायु में? किसमें? ईटा में ध्वनि का वेग ज्यादा, वायु में ध्वनि का वेग कम, क्योंकि ठोस में ध्वनि का वेग ज्यादा। सबसे ज्यादा ध्वनि का वेग होता है क्वार्ट्ज कांच में। निर्वात में ध्वनि का वेग 0। ध्वनि का वेग दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि संपीड़न और विरलन के कारण क्या होती है? आगे बढ़ती। आंसर बताओ कर क्या होगा? कहते हैं सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा, गति मापने के लिए। कहां? पानी के नीचे। मधुमक्खी के डंक होने से दर्द, देखो ई चला एंड दर्द होगा। मधुमक्खी डंक मारेगा तो अम्ल छोड़ेगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को अगर आप चाहते हैं कम करने के लिए क्षार डालना होगा। और क्षार में भी दुर्बल क्षार की प्रबल क्षार? दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार खा लीजिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। दुर्बल क्षार कौन है? NaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को चौक, संगमरमर, खड़िया कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब CaO किससे अभिक्रिया करता है? CO2 से। Na2CO3 को वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकरी उद्योग में किसका उपयोग करते हैं? NaHCO3। बेकरी उद्योग में NaHCO3। ये NaHCO3 जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा? CO2। इसी से हम लोग क्या बुझाते हैं? आग। इसी को पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। क्लियर है? आज की कार्रवाई यहीं तक। अभी चलने देना है ना इसको? ठीक है, चल। क्या तारीख तक? थैंक यू वेरी मच।